हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश शर्मा एंड यूर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट्स। एक बार फिर से आपका अपने चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट पे स्वागत है। अपने करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। अपन लोगों ने लास्ट कहाँ छोड़ा था? अपन लोगों ने लास्ट छोड़ा था, अपन लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसको कर रहे थे और उसके अंदर PPL के लिए काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हो सकता है कि आपको थोड़ी फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिना फ़ैन के क्लास लगाते हैं ना तो इतने में मतलब गीले हो जाते हैं भयंकर। और सेकंड जो एजी की क्लास लगानी होती है वो लगानी तो फिर असंभव टाइप हो जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से हल्की सी जो फ़ैन की आवाज़ है, अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही हो तो आप बता देना मेरे को, अपने थोड़ा और कम कर देंगे फ़ैन को, ठीक है। लेकिन बंद करने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अपनी फॉर्मल रिक्वेस्ट क्लास को शेयर कर देना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस बात का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग? नहीं, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? क्या भगवान खुद आएंगे क्या आपको बोलेंगे कर बेटा सब्सक्राइब कर? अरे यार सब्सक्राइब करो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, वो जो ऐसे थंब का साइन है वो भी प्रेस कर दो, यानी लाइक भी कर दो। और कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो, ठीक है। उस प्रॉब्लम के लिए अपन तैयार रहेंगे। कल जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर वो L आपने लिख दिया था L × C, जबकि आपको नोट्स में लिखा है L+C, तो उसको आपको L+C को L × C कर लेना, वो थोड़ी करेक्शन कर लेना नोट्स में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपने करते हैं आगे, ठीक है। अपने साथ साथ में एक्सपेरिमेंट जो केमिकल एक्सपेरिमेंट के हैं उन वीडियोज़ को भी मैं साथ में अपलोड करते जा रहा हूँ, तो उनको भी देखना, वो भी अच्छे हैं, अपने केमिकल से रिलेटेड ही हैं। तो आप वो काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न करने में हेल्प करेंगे, यानी कुछ चीज़ें देखने से बहुत अच्छी याद हो जाती है, बेसिक हमेशा ताज़ ज़िंदगी याद रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं ना। तो उनको भी देख लिया करो और उनको भी शेयर कर दिया करो, वो हर कोई बंदा देखना पसंद करेगा उनको। तो आज के टाइम अपने जो सब्सक्राइबर है वो है 896, और अभी बता देता हूँ 896, जल्दी जल्दी अपने को 1000 करने हैं, ठीक है। ये अपना टारगेट। तो कल अपन लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, PPL क्या होता है, ये सारी बातें अपन लोगों ने कर ली थी, ठीक है। अब PPL होने का मतलब क्या है, या इस सारे को क्यों पढ़ रहे हैं? अपन लोगों ने कहा था कि PPL का क्या यूज है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कब हो रहा है, लेवो रोटेटरी कब हो रहा है, ये अपन लोगों ने सारा पढ़ लिया था, ठीक है। ध्रुवण गुणकता पढ़ ली थी, विशिष्ट ध्रुवण गुणकता यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्रुवण गुणकता को भी ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, और विशिष्ट ध्रुवण गुणकता को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी वर्ड अपने इंग्लिश के अंदर नाम देते हैं। ये दोनों भी एक तरह की प्रॉपर्टी है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, यानी कि जो अपवर्तनांक होता है हिंदी में बोलते हैं। ये जिस तरह किसी पदार्थ की प्रकृति है उसी तरह ध्रुवण गुणकता यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव जो है, ठीक है। सेकंड इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगी? विशिष्ट ध्रुवण गुणकता, स्पेसिफिक ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, स्पेसिफिक ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये दोनों जो हैं ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि गलनांक, अवतनांक और अपवर्तनांक जिस तरह प्रॉपर्टी है वैसे ये भी पदार्थ की प्रॉपर्टी है। और इनसे किसी पदार्थ की परिशुद्धता का, यानी कि परिशुद्धता तो क्या हो गया, शुद्ध हिंदी का शब्द हो गया, यानी कि प्योरिटी का पता किया जाता है। किसका पता किया जाता है? प्योरिटी का, ठीक है। तो ये ध्रुवण गुणकता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये इसी को आगे लेके चलते हैं। एक बार जो अपने हैं, ऐसे मानो कि आप लोग दिशाहीन आगे बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में ये जितना भी अपने मटेरियल कलेक्ट करते जा रहे हैं एक साथ, वो थोड़ी देर में अपने को मालूम चल जाएगा कहाँ एक साथ यूज में है, ठीक है। तो इसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको हटा देते हैं एक बार, इससे पहले थोड़ा सा ढंग से बात करते हैं, इस कुछ पहले बता देते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो, अपन लोगों ने अभी तक ये बात की थी कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन लेवो रोटेटरी है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अभी तक अपन लोगों ने ऑप्टिकल या ऑप्टिक आइसोमर्स की बात नहीं की। ऑप्टिक
आइसोमर्स यानी कि प्रकाशिक समावयवी। इनकी बात नहीं की कि प्रकाशिक समावयवी होंगे कौन से, प्रकाशिक समावयवी होंगे कौन से, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाशिक समावयवी दोस्तों वो होंगे जिनके लिए जिनकी मिरर इमेज, यानी कि मैं इस हाथ की यहाँ मिरर इमेज बनाता हूँ, इस हाथ की क्या बनाता हूँ, यहाँ मिरर इमेज बनाता हूँ। ठीक है, देखना हाथ की मैं मिरर इमेज बना रहा हूँ, इस तरह हाथ रख लेता हूँ इस तरह, और रख के और ऐसे बना रहा हूँ। ऐसा से बनेगा कुछ दोस्तों, है ना। और इसकी ये मान लिया बीच में क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है। इसकी इस तरफ जो बनेगी, जो इमेज बनेगी वो इस तरह बनेगी, है ना। लेफ्ट वाला पार्ट राइट बनेगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट बनता है। आपने देखा होगा, आपने आईने में देखा होगा, तो इसे लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जो प्लेन मिरर होता है ना, उसके अंदर इस तरह की जो फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं क्या, प्लेन है। अरे मेरे दोनों हाथ अलग अलग है क्या, इस तरह वाला अलग है, उस तरह वाला अलग है ना। हाँ थोड़ा फ़र्क है, चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं आती इससे ज़्यादा। तो प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो मिरर के अंदर, मिरर में जो आपकी इमेज बनती है उसका राइट होता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका राइट पार्ट कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। जैसे कि आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो प्लेन मिरर के, तो उसमें देखा होगा आपने, यानी कि राइट आपका जो है वो इमेज का लेफ्ट होगा, आपका जो लेफ्ट है वो इमेज का क्या होगा, राइट होगा। इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और इसे हिंदी में बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन को हिंदी में नाम बोलते हैं, क्या नाम है इसका, अरे भाई हिंदी में नाम दिमाग से निकल गया। लेटरल इन्वर्जन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतीकात्मकता, ऐसा सा कुछ वर्ड है। ठीक है, मैं बाद में देख के कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा कि इसको लेटरल इन्वर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं। यहाँ इसका यूज़ नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट इसका राइट, और इसका राइट इसका लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब आप ये बताओ मेरे को कि मैं इसको यहाँ से उठाऊँ और इसको इसके ऊपर रख दूँ, इसको यहाँ से उठाऊँ इसको ऊपर रख दूँ, यानी कि ऐसे था, ये ऐसे था, इसको मैंने, ये अपना रियल में ऑब्जेक्ट, ये अपनी इमेज, मिरर इमेज, इसको यहाँ से उठाया और इसके ऊपर रख दिया। क्या ये इसके ऊपर आ रहा है क्या पूरा, ये अंगूठा इधर रह गया, ये इधर रह गया कि नहीं रह गया। ये देखो, ये वाला थंब जो है नीचे वाला, अपने ऑब्जेक्ट, नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसका, ये थंब हिल रहा है जो, ये लग रह गया, इसको ऊपर वाला जो कवर नहीं कर पाया, और इस तरह वाला ये किसी को कवर नहीं कर पाया, इसको नीचे वाला कवर नहीं कर पाया, जो इमेज का अपना थंब जो है। इसका मतलब ये हो गया, ये दो अलग अलग रह गए, दोनों ऐसे होते ना, वो ऐसे 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 इमेज यहाँ नहीं दिखाई देती ना। चलो ये बाद में करेंगे, ये मेरा पर्सनल है, घर पे करता रहूँगा, इसको छोड़ो। लेकिन ये ऐसे था अपना, ये दोनों हिल रहे हैं, है ना। ये दोनों जो हिल रहे हैं, इनको, ये दोनों एक दूसरे से कवर नहीं हो रहे ना। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि पूरी तरह क्या नहीं हो रहा, अध्यारोपित नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, अध्यारोपित नहीं होता, नहीं हो रहा ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, अध्यारोपित नहीं होता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, अपने बोलेंगे नॉन, रेड से लिख देता हूँ यहाँ बीच में, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मीन्स है, इट मीन्स है दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रॉपरली कवर इट्स इमेज, नहीं कर रहे ना। तो ये जिनकी जो मिरर इमेज है, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी कि पूरी तरह अध्यारोपित नहीं हो रही हो, तो वो होंगे प्रकाशिक समावयवी। किसी को इश्यू दोस्तों, किसी का कोई किसी तरह का इश्यू हो तो आप बोल सकते हो। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होंगे, वो होंगे जिनके अंदर ये जो भाग है, ये इसके ऊपर वाला पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होता। इन्हें क्या बोलेंगे, प्रकाशिक समावयवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकाशिक समावयवी बोला जाता है। इट मीन्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दीज आइसोमर्स इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये वर्ड हो गया अपना।
तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए यानी कि ये अपने को मालूम चल गया कौन किस पे अध्यारोपित कर रहा है, कौन किस पे अध्यारोपित नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्या होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यहाँ से बात अपना लेसन स्टार्ट हो रहा है, मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि मैंने कहा था मैं यही वर्ड का यूज़ करूँगा इंग्लिश के अंदर भी, हिंदी में इस वर्ड का यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि इसका हिंदी में वर्ड अटपटा है, उसमें जीभ आटा खा जाती है, नहीं सॉरी आटा खा जाती है। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव मीन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव का मीन ये है कि वो पीपीएल को या फिर तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, या फिर लेवो रोटेटरी, इट मीन्स वो लेफ्ट हैंड यानी एंटी क्लॉकवाइज की तरफ क्या कर देंगे, रोटेट करवा देंगे। ये होते हैं प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। उनकी खास नेचर होती है, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। बात आ गई क्या समझ में? इसका मतलब आप कह सकते हो जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात चल रही है। फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इनकी मिरर इमेज क्या होंगे, मिरर इमेज क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। समझ आ रही है ना बात? ऑप्टिकली एक्टिव का मैंने मतलब बता दिया था आपको क्या मतलब होता है। इसके बाद देखो दोस्तों आगे का क्या सिस्टम रहने वाला है। ये हो गया अपने यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स तक का। अब अपने को कोई भी कंपाउंड ले, कोई भी कंपाउंड लिया, अब उस कंपाउंड के लिए अपने को ये फाइंड करना है कि क्या वो रियल में ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इस बात का मालूम कैसे चलेगा आपको, इस बात का आपको मालूम कैसे चलेगा कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इस बात का आपको मालूम कैसे चलेगा। तो इस बात को आपको ऐसे मालूम चलेगा कि आप लैब में जाओ, वो पोलरोमीटर लो, और वो पोलरोमीटर लेके और उसके अंदर सॉल्यूशन बनाओ, इसके अंदर पीपीएल पास करवाओ, आगे ऑब्जर्वर लगाओ, और फिर आपको मैंने बताया था कल 3 टाइप के आपको ऑब्जर्वेशन एनालाइज हो सकते हैं। और एनालिसिस के बाद आप देखो कि वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या क्या नहीं है। कैसे करो सर, कोई और तरीका नहीं है क्या? क्या अपने पास कोई और तरीका नहीं है क्या ऑप्टिकली एक्टिव देखने का? हाँ है, एक तरीका और है। क्या है देखो, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी मिरर इमेज है वो सुपर नॉन इम्पोजेबल होनी चाहिए, सुपर नॉन इम्पोजेबल होनी चाहिए। समझ आ रही बात? यानी कि जो पूरी तरह अध्यारोपित है नहीं होना चाहिए, अध्यारोपण है नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात? सेकंड, अब देखो यहाँ से बात चलती है। फर्स्ट हो गया सुपर नॉन इम्पोजेबल। सेकंड जो मैं जिस लिए टॉपिक की हेडिंग डालने जा रहा था वो यही था कि उसके अंदर अब ये जो वर्ड है ये बड़ा पजल करने वाला है, CHIRALITY। देखो अपने बोलेंगे इसको क्या, किरेल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको चिरेल भी बोलते हैं, ठीक है। सच थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा क्या? कोई अटपटा नहीं लग रहा। इसको मोस्टली चायरेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चायरेलिटी बोलते हैं। समझ आई बात? चायरेलिटी। अपने बोले हैं क्या, किरेलिटी। हिंदी मीडियम बोल क्या बोलता है इसको, किरेलिटी, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, चायरेलिटी, है ना। और चिरेल हो गया एक सिंगल कार्बन। ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ये होगी चिरेलिटी, चिरेलिटी नहीं सॉरी, वो भी चायरेलिटी। चायरेलिटी, ठीक है। कायरेल, कायरेल होना, ठीक है, कायरेल एटम होना, चायरेल एटम होना, ठीक है। तो मैं चायरेल और किरेल दोनों वर्ड का यूज़ करूँगा, कहीं किरेल यूज़ कर दूंगा तो कहीं चायरेल यूज़ कर दूंगा। तो आप समझ लेना दोनों एक ही बात है, चायरेल और किरेल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सर ये चायरेलिटी या किरेलिटी होती क्या है, बात करेंगे, टॉपिक लिखेंगे पूरा पहले। थर्ड, वो क्या होना चाहिए, वो डिसिमेट्री होना चाहिए, डिसिमेट्री होना चाहिए। अब एक होता है डिसिमेट्री, एक होता है एसिमेट्री, ठीक है। ये दोनों भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन दोनों की बात करेंगे, लेकिन आपको वर्ड ध्यान में रखना क्या है, डिसिमेट्री। अब बात आपको नोट्स में कहीं भी रही इस बात की कि आपको नोट्स में कहीं भी डिसिमेट्री वर्ड भी नहीं मिलेगा, आपको इसी किसी का वर्ड मिलेगा एसिमेट्री। और अब आप भी हैंड टू हैंड ही
मैं क्लास इस तरफ से अपलोड करूँगा, उसी तरफ से कोई ना कोई बंदा आके वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देगा सर डिसिमेट्री तो है नहीं, नोट्स के अंदर एसिमेट्री दी है, आपने डिसिमेट्री गलत लिखवा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, समस्या यही है टीचर्स जो है ऑलमोस्ट टीचर्स वो डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक को एक ही बात समझते हैं, जबकि रियल में एक होता नहीं है, एक होता नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है। इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको, कब बताऊंगा, जब इस टॉपिक को लिखूंगा, क्योंकि अभी सारा मतलब एक दूसरे के अंदर इसे मिक्स करने का फ़ायदा नहीं है। अपने स्टार्टिंग से चल रहे हैं, अपन लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी है, सुपर नॉन इम्पॉसिबल का मतलब पढ़ा है। सुपर इम्पॉसिबल जब पूरे का पूरा फिक्स आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। किरेलिटी भी अपने अब देखेंगे, हेडिंग डालेंगे तो इस हिसाब से। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, इस बात के लिए अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इस बात का आपको पता लगाना है। देन यू हैव टू फाइंड 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट शुड बी द मिरर इमेज ऑफ दैट कंपाउंड शुड बी सुपर नॉन इम्पॉसिबल, यानी कि अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। क्या, दर्पण प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो उनके, ठीक है। सेकंड, इट शुड हैव कायरलिटी, चायरलिटी, केरेलिटी, इट मीन्स इसके पास कम से कम एक किरेल कार्बन होना चाहिए। थर्ड क्या है, डिसिमेट्री होनी चाहिए, डिसिमेट्री होना चाहिए। चलिए सर पहले बात करते हैं अपने फिर किसकी, कायरलिटी की या फिर चायरलिटी की। अटपटा लग रहा है ना ये, मेरे को भी इतना ही लग रहा है, मैं भी कायरलिटी का ही शौकीन हूँ, चायरलिटी का नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, किरेल, और इंग्लिश मीडियम वाला अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो इसे बोलेंगे चायरेल, ठीक है। या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, चिरेल, ठीक है। चिरेल बोल सकते हो, चायरेल बोल सकते हो, मैंने लिख के बता दिया। बस एक इंग्लिश में पढ़ा रहने देते हैं क्योंकि बोर्ड जगह कम है, ठीक है। देखिए जी, चायरेल होता क्या है या फिर किरेल होता क्या है। चायरेल या किरेल कोई अलग से मतलब नहीं है, कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड की आप स्ट्रक्चर बना के देखो, और उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप ये देखो क्या कोई उसमें ऐसा कार्बन है जिस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, चारों की चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो। तो एक बात यहाँ से मालूम चली गई आपको, मैंने इसे कहा 4 कार्बन होने चाहिए, 4 वैलेंसी सॉरी, और कार्बन चारों वैलेंसी फॉर्म करता है, और चारों वैलेंसी अलग अलग से कब हो सकती है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो वहाँ इश्यू खत्म हो गया ना। डबल बॉन्ड आ गया तो वहाँ तो दोनों वो वैलेंसी एक ही कार्बन से जुड़ी है, एक ही प्रकार के कार्बन से, तो वहाँ तो मुद्दा ही खत्म हो गया। इसके लिए कम से कम सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। द कार्बन फॉर विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स किरेलिटी और नॉन किरेलिटी, देन इट शुड बी फिक्स दैट इट्स 4 वैलेंसी इज बॉन्डेड और फिल्ड विद 4 सिंगल बॉन्ड, यानी कम से कम चारों के चारों जो है वो सिंगल बॉन्ड से फिल होने चाहिए। समझ आई बात, चारों के चारों किससे फिल होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड से फिल होने चाहिए। कैसे सर, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो एक पहले सीधा एग्जाम्पल ले लें, ए बी ए सी। अब इस कार्बन पे देखो, बीच वाले पे डी लगा देता हूँ। इस कार्बन की यहाँ ये वाली वैलेंसी बी से है, ये ए से है, दोनों अलग अलग, ठीक है। ये डी से अलग अलग, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे आगे कि नहीं आगे, ये दोनों एक जैसे आगे कि नहीं आगे, सर एक जैसे आगे। चलिए सर दूसरा एग्जांपल देखो, इस कार्बन की बात करते हैं। ये वाला बी अलग है, डी अलग है, ए अलग है, ई अलग है, चारों ही अलग है। इसका मतलब है इसके अंदर चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग है, चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग कार्बन से फिल्ड है, अलग अलग एटॉमिक ग्रुप या मॉलिक्यूल से फिलअप है। तो इसे क्या बोलेंगे, क्या किरेल कार्बन, क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन या फिर चिरेल कार्बन बोलेंगे, किरेल कार्बन या फिर चिरेल कार्बन बोलेंगे। यहाँ कि चिरेल कार्बन होगा क्या, नहीं। तो आप कह सकते हो क्या कि जो चिरेल कार्बन है उसको किससे शो करते हैं, चिरेल कार्बन को स्टार से प्रदर्शित किया जाता है, चिरेल कार्बन को स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। इट मीन्स चिरेल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, चिरेल कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सर कोई एग्जांपल देखो, रियल एग्जांपल। ये तो अपन लोगों ने सीधी बस से मतलब नॉर्मल जो बात करते हैं वो बात कर ली, रियल एग्जांपल देखते हैं। चलिए जी रियल एग्जांपल देख लेते हैं, अपना तो काम ही एग्जांपल देखने का है, ठीक है।
रियल एग्जाम्पल में अपने देखते हैं सबसे पहले कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम सर, तो ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, C3H6O3। लर्न कर लेना, 3 6 3, यानी कार्बन भी 3 हाइड्रोजन भी 3 और ऑक्सीजन भी, सॉरी कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन भी 3, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 3 3 है। चलिए अब आपको इसकी स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। स्ट्रक्चर मालूम, कुछ अपने बना सकते हैं, इसको देख के बना सकते हैं क्या, कुछ नहीं बना सकते, हल्का फुल्का भी मालूम नहीं चल सकता। इसको OH से लिख देता हूँ ना, हालांकि ये बॉन्ड O से कनेक्ट है, ठीक है। इस कार्बन के लिए देखते हैं क्या ये क्रेल कार्बन है या फिर चिरेल कार्बन है या नहीं है, देखते हैं चलो। तो ये चिरेल कार्बन के लिए इसकी चारों की चारों संयोजकताएं अलग अलग जो एटॉमिक ग्रुप है उनसे बॉन्डेड होनी चाहिए। यहाँ H है सर, यहाँ COOH है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, चारों एक जैसे क्या, नहीं सर, तो चारों के चारों अलग अलग है। इट मीन्स यहाँ क्या होगा, ये किरेल या चिरेल कार्बन होगा, ये वाला कार्बन क्या होगा, चिरेल या किरेल कार्बन होगा। इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो हाइड्रोजन लगेगा इस तरफ, OH, यहाँ COOH और यहाँ CH3, ठीक है। क्या सुपर इम्पोज हो रही है क्या, मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोज हो रही है क्या, ये वाली इस पे रख के देखो। और रियल में जब कब रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, ये रखा जाता है 180 डिग्री रोटेट करके। रियलिटी में ये होता है ना, ये रियलिटी में होता है, बुक्स नहीं बताती इस बात को, लेकिन रियलिटी में अगर आपको सुपर इम्पोजेबल देखना है या नहीं है तो 180 डिग्री जो है वो रोटेट करके करते हैं। रियलिटी तो यही है, लेकिन बुक्स इस बात को मेंशन नहीं कर रही, पता नहीं क्यों मेंशन नहीं कर रही। ये एक बता देता हूँ, एडवाइज़र की एक्सीलेंट है, ये जो सॉरी एडवाइज़र की एक वो आ रखी है कोई गाइड, और एक SP की, इन दोनों में भर भर के गलतियाँ। NCERT की बुक भरोसे के लायक है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को छिपा देती है, गलत नहीं लिखती लेकिन कुछ चीज़ों को छिपा देती है। और ये जो गाइड है इसमें तो भर भर के गलतियाँ हैं, तो ध्यान से पढ़ा करो इनको। चलो इसको 180 डिग्री आप रोटेट कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में कर दो, मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया, चाहे इस डायरेक्शन में कर दो, वही आएगा। CH3 ऊपर आ जाएगा, CH3 COOH यहाँ जाएगा, CH3 ऊपर COOH यहाँ ऊपर नीचे आ जाएगा। ये तो तब भी इम्पोज नहीं होगा, नीचे COOH यहाँ CH3 है, हो ही नहीं सकता, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये सुपर है, नॉन इम्पोजेबल है, क्रियल कार्बन भी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है बता देते हैं, यहाँ क्रियल कार्बन है, दूसरा क्या है, सुपर नॉन इम्पोजेबल है। थर्ड डिसिमेंट्री यहाँ है या नहीं है, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया डिसिमेंट्री क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे मान लो कि डिसिमेंट्री है, ठीक है। एक बार मान लो, आप आगे जब एक्सप्लेन करेंगे इसको आप समझ जाओगे ये कैसे है कैसे नहीं है। तो यहाँ ये क्रियल कार्बन है, इसकी वजह से अब तीनों शर्तें पूरी हो रही कि नहीं हो रही, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए तीनों शर्तें पूरी हो रही कि नहीं हो रही। क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या या नहीं होगा, हाँ सर, तीनों की तीनों शर्तें पूरी हो रही है। क्रियल भी है, सुपर नॉन इम्पोजेबल भी अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले सर, डिसिमेंट्री भी है, इसका मतलब तीनों की तीनों शर्तें पूरी, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, समझ आ रही है बात। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो सर एक तो फॉर्म होगी L और एक फॉर्म होगी D, एक फॉर्म होगी L और दूसरी फॉर्म कौन सी होगी D। अब इस बात का सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी L है कौन सी D, इस बात का देखने से मालूम नहीं चल सकता, ना ही ऐसे कोई नियम है जिनसे मालूम चल सके। देखने से D कौन सा है L कौन सा है नहीं मालूम चल सकता। अगर एक D है तो दूसरा L है, अगर एक L है तो दूसरा D है, सीधी सी बात यही है। देखने से मालूम नहीं चलता, इनको केवल है आप प्रैक्टिकली एनालाइज करके ही पता कर सकते हो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लेवो रोटेटरी है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद बताने के लायक हो जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना एग्जांपल है, नेक्स्ट है गिल्सरल्डिहाइड। जब तक मैं इंग्लिश में नाम लिखूँ तब तक आप ऐसे करो, गिल्सरल्डिहाइड, इंग्लिश में बोलते थे इसी को ना, समझ तो इंग्लिश वाले भी गए। तो गिल्सरल्डिहाइड जो है उसके लिए आप क्या करो, जब तक मैं इसका इंग्लिश में नाम लिखता हूँ तब तक आप इसकी क्या सोचो, स्ट्रक्चर और इसका फॉर्मूला।
ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या हुआ, कुछ स्ट्रक्चर का मालूम चला क्या? कुछ मालूम चला या नहीं चला? नहीं सर, कुछ मालूम नहीं चला। कोई बात नहीं जी, आपको मालूम नहीं चला तो हम बता देते हैं। देखिए, यहाँ होता है बीच में एक कार्बन, एक तरफ होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ रहा है ना, तो एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप, एक तरफ होता है CH2OH। CH2OH मतलब कि कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है। एक तरफ होता है H, एक तरफ होता है OH। फॉर्मूला देखें तो C3 1 2 3 4 5 6, अच्छा क्या हो गए 6, 2 लिख दिया 3 की जगह। O 1 2 3 ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। C3H6O3 ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला। सर ये लैक्टिक एसिड का था, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगी कि नहीं होगी? अरे C3H6O3 यही फॉर्मूला ग्लिसरैल्डिहाइड का है और ये फॉर्मूला लैक्टिक एसिड का है, तो लैक्टिक एसिड और ग्लिसरैल्डिहाइड क्या हो गए? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगी कि नहीं होगे? कुछ दिमाग में रखा करो यार, कहाँ जा रहे हो? अब इसकी बात करो, इसकी आप क्या बनाओ? मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज तो आप लोगों ने बना ली होगी दिमाग में, और बहुत से लोग तो अब तक सोच भी चुके होंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आप लोगों को 3 कंडीशन मालूम होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड दैट एनी कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन यू शुड हैव नो 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ देम इज ए सुपर इम्पोजेबल और सुपर नॉन इम्पोजेबल, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है उसकी, हाँ बोलिए, सुपर जो है वो जो सेकंड जो है वो क्या है? किरेलिटी। हाँ दोस्तों, किरेलिटी या फिर चिरेलिटी जो है वो सेकंड होनी चाहिए। थर्ड जो है डिसिमेट्री होना चाहिए, और डिसिमेट्री आपको मिलेंगे, ठीक है। एक बार उनको अपने सभी डिसिमेट्री वाले ही करने हैं, जो डिसिमेट्री नहीं होगा उसकी बात अपने आगे कर लेंगे। अब किरेलिटी फाइंड करने के लिए एक कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ CHO, एक तरफ H, एक तरफ CH2OH, एक तरफ OH। चारों के चारों संयोजकताएं अलग अलग है, चारों के चारों यौगिक अलग अलग है या नहीं है? हाँ सर, चारों के चारों यौगिक जो है वो अलग अलग है। चारों के चारों यौगिक क्या है? अलग अलग है। इस तरह चारों के चारों यौगिक जिसमें अलग अलग होंगे, चारों के चारों यौगिक जिसमें क्या होंगे? अलग अलग होंगे, वो अलग अलग होंगे, उसे क्या बोलते हैं कि वहाँ क्रियल कार्बन है। तो क्रियल कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन। इसके ऊपर क्या लगा दो? स्टार। स्टार क्यों लगाया? बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। इन्हें क्या बोलते हैं? स्टार ही बोला, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्रियल कार्बन है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में गया? चलिए दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहा? नेक्स्ट अपने देखेंगे, इसमें किरेलिटी होगी। किरेलिटी के बाद सुपर नॉन इम्पोजेबल है या सुपर इम्पोजेबल है, यानी अध्यारोपित हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर सी बात है। OH आ रहा है, इस तरफ H आ रहा है, इस तरफ H आ रहा है, उस तरफ OH आ रहा है। वो भी 180 डिग्री की बात करते हैं। 80 डिग्री को आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए 180 डिग्री का, लेकिन एक बार यहाँ ये रूल जो अप्लाई मत करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा कोई यहाँ एग्जाम्पल नहीं मिलने वाला कि जिसके अंदर रियल में कुछ यहाँ एक्सेप्शन हो जाए। इसी वजह से NCERT ने शायद छोड़ दिया। तो सुपर नॉन इम्पोजेबल भी है। ये तो मतलब बहुत ईजी थिंग्स चल रही है। तो फर्स्ट क्या है? इसमें किरेलिटी है। सेकंड क्या है? सुपर नॉन इम्पोजेबल है, ठीक है। और थर्ड मैंने आपको बता दिया कि यहाँ डिसिमेट्री भी होगा। इसका मतलब तीनों है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। इसका मतलब एक होगा लेवो, एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ आ गई बात दोस्तों? समझ आ गई क्या? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब देखो, बात करते हैं आगे की। आगे की बात करते हैं तो आगे अपने मैं लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ, इनेंशियोमर। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबिंब समावेशिता। साफ साफ क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनेंशियोमर, ENANTIOMER, इनेंशियोमर, प्रतिबिंब समावेशिता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो थी उसी का टाइप है इनेंशियोमर और प्रतिबिंब समावेशिता। अब
सर अचानक बीच में प्रकार क्यों डाल दिया? क्योंकि अपन लोगों ने वो सिस्टम पढ़ लिया जो इसको डिफाइन करने वाला है। तो यहाँ से मैं बात वर्ड लेके चलूँगा साथ में कि इनेंशियोमर भी है या प्रतिबिंब समावेवी भी हैं, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। सर इनेंशियोमर कौन से होते हैं, चलो बता दीजिए, आपने लिख दिया तो चलिए जी, आपने कहा तो हम बता देंगे जी, ज़रूर बताएंगे। इनेंशियोमर कौन से होते हैं? इनेंशियोमर वे होते हैं जिनमें एक तो जो दर्पण प्रतिबिंब है, क्या दर्पण प्रतिबिंब, वो क्या नहीं होना चाहिए? अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ये लास्ट वाला ध्यान देना, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इंग्लिश वालों को लिख देता हूँ नॉन सुपर इम्पोजिबल। कौन है? मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या हो? उसमें कायरलिटी हो। ठीक है। सेकंड क्या उसमें? कायरलिटी हो, यानी कि किरेल कार्बन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? किरेल कार्बन उपस्थित हो। तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं सर क्या, उन्हें बोलते हैं इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। यानी कि वो प्रतिबिंब समावेवी या फिर वो प्रतिबिंब जो, या वो कंपाउंड जो एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब हो, जो एक दूसरे क्या हो? दर्पण प्रतिबिंब हो। इट मीन्स दोज कंपाउंड विच शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज होनी चाहिए। यानी कि वो यौगिक है जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और मिरर इमेज होने के बाद क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब है, और दर्पण प्रतिबिंब के बाद उनमें क्या होना चाहिए? किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। और ये जो दर्पण प्रतिबिंब है ये भी क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। यानी कि वे यौगिक जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हो, ऐसे यौगिक प्रतिबिंब समावेवी या फिर इनेंशियोमर कहलाते हैं। और इनके अंदर किरेल कार्बन की उपस्थिति भी आवश्यक है। किरेल कार्बन की उपस्थिति भी क्या है? आवश्यक है। और ये हो गया इनेंशियोमर। ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ये तो प्रतिबिंब समावेविता होगी, ये हो गई इनेंशियोमर। ये हो गया इनेंशियोमर यानी कि प्रतिबिंब समावेवी। एक हो गया प्रतिबिंब समावेवी, तो इनेंशियोमर हो गया प्रतिबिंब समावेवी। तो प्रतिबिंब समावेविता को क्या बोलते हैं सर? प्रतिबिंब समावेविता को बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म। प्रतिबिंब समावेविता क्या बोलते हैं? इनेंशियोमेरिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनेंशियोमेरिज्म में बोला जाता है। तो मैं क्या कहूँगा, फिर से डेफिनेशन बोल देता हूँ मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन किरेल कार्बन and they should be mirror image of each other and they should non superimposable. So these type of compound are known as a enantiomer and this property of this compound is known as a enantiomerism. समझ आ गई बात? इन्हें अब हिंदी में बात कर लेते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक है जिनमें कम से कम एक कार्बन है, या फिर जिनमें क्या हो? किरेल कार्बन की उपस्थिति हो, जिनमें किरेल कार्बन की उपस्थिति हो, और बोलिए और वो एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब हो, और वो भी एक दूसरे को क्या नहीं करते हो? पूर्णतया अध्यारोपित नहीं करते हो। तो ऐसे जो यौगिक होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब समावेवी बोलेंगे। और उनकी जो यह विशेषता है इसे बोलेंगे प्रतिबिंब समावेविता बोलेंगे। अब प्रतिबिंब समावेविता से क्या मालूम चला कि सर अभी आप लोगों ने किरेलिटी पढ़ी वो यहाँ यूज़ हो गई, नॉन सुपर इम्पोजिबल पढ़ा वो भी यहाँ यूज़ हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए अब आप पहचान कर सकते हो किसकी? इनेंशियोमर की। याद रखना इनेंशियोमर क्या होता है, अच्छी तरह बता रहा हूँ। इनेंशियोमर क्या होता है ढंग से पढ़ लेना। ऑप्टिकली कोई एक्टिव है या नहीं है, इसके लिए ध्यान रखना कि ऑप्टिकली कोई एक्टिव है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको 3 चीज़ें मालूम होना चाहिए, है ना? क्या सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सेकंड, वो किरेल कार्बन है या नहीं है। थर्ड जो है, अब इंग्लिश वाले समझ लेना, किरेल कार्बन है या नहीं है। थर्ड, इसके पास कोई डिसिमेट्री है या फिर एसिमेट्री है, क्या है वो भी अपने को मालूम होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन है तो ही वो ऑप्टिकली आइसोमर होगा। और ऑप्टिकली आइसोमरिज्म के बाद क्या कि अगर उसके अंदर क्या है, ये 2 प्रॉपर्टी अगर मिल रही है अपने को, अगर 2 प्रॉपर्टी मिल रही है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ऑप्टिकली जो एक्टिव होंगे वो ही इनेंशियोमर होंगे।
समझ आ रही है बात। जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो ही इनेंशियोमर होंगे, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो इनेंशियोमर नहीं हो सकते। यानी जो ऑप्टिकली क्या होंगे, प्रकाशिक रूप से क्या होंगे, अक्रिय होंगे, वो क्या नहीं हो सकते, इनेंशियोमर नहीं हो सकते, इनेंशियोमर नहीं हो सकते। समझ आ गई बात इतनी दोस्तों? ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई सर हमारे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अपने किसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अपन लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया ट्यूब ब्यूटेनॉल। ठीक है, ट्यूब ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल देखो इसका, ट्यूब ब्यूटेनॉल यानी कि एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, इस तरह लंबा बना देता हूँ। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लंबा बना लेते हैं। ठीक है, ट्यूब ब्यूटेनॉल दूसरे पे क्या है वो आता है। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ हो क्या CH3, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया H, यहाँ क्या हो गया CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ किरेलिटी फाइंड करनी है अपने को। क्या फाइंड करनी है? किरेलिटी फाइंड करनी है। अब किरेलिटी फाइंड करनी है तो इसके लिए देखो कि यहाँ इस कार्बन के से तो बात नहीं कर सकते, ये कार्बन क्या नहीं हो सकता, किरेल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, सेम हो गया तो नहीं हो सकता। इसके इस कार्बन की बात करो, एक तरफ CH3 है, एक तरफ OH है, दोनों अलग है। थर्ड पूरा का पूरा ग्रुप देखो तो भी क्या होगा, अगर एक तरफ पूरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या ऐड हो रखी है, C2H5 ऐड हो रखी है। क्या ऐड हो रखी है? पूरी पूरी C2H5 ऐड हो रखी है। अगर आप CH2 देखो तो भी वो क्या है, इस तरफ CH3 है, इस तरफ CH2 है। CH3 तो नहीं है, ये भी अलग, ऊपर वाला हाइड्रोजन भी अलग। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ बोलिए, क्या हो गया? ये हो गया किरेल। क्या हो गया? किरेल हो गया। ठीक है, मिरर इमेज बनाओ। क्या बनाओ? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आपको क्या मिलेगी? मिरर इमेज क्या मिलेगी आपको? मिरर इमेज कैसे बनाओगे? मिरर इमेज जैसे बना दो, इसी की बना दो चाहे, या फिर और ढंग से अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। किरेल कार्बन को शो करना ज़रूरी है, बाकी कार्बन को नहीं। बाकी को तो ऊपर को इसको एक साथ लिखेंगे C2H5, और उस तरफ वाले एक साथ लिखेंगे CH3, और इस तरफ एक तरफ H और एक तरफ OH। ये मिरर आ गया और ये मिरर इमेज बना दी मैंने। बना दी कि नहीं बना दी? बस इजी है। डिसिमेट्री है या नहीं सर? हाँ डिसिमेट्री है, ये तो एक बार मान के चलो। ठीक है, डिसिमेट्री मिल गया। अब मिलने के बाद क्या हो गया? डिसिमेट्री मिल गया तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये दोनों, अब मैं उस वर्ड का यूज़ करूँगा जो मैंने अभी आपको बताया, पूरा टॉपिक था छोटा सा। ये दोनों जो है वो क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे। इसका मतलब है, बोलो, प्रतिबिंब समावेवी होंगे। क्या होंगे? प्रतिबिंब समावेवी होंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बात करते हैं। अब देखो डिसिमेट्री और एसिमेट्री में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, या कल करते हैं? आज की क्लास काफ़ी हो गई, आज थोड़ी सी हेल्थ भी डाउन है, तो आज इतनी क्लास लगाते हैं। आज आप इतना कर लेना। आज अपन लोगों ने काफ़ी कम कर पाए हैं अपन लोग, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा है, उन सभी को ढंग से लर्न करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, ये लेसन सबसे ज़्यादा ईजी लेसन है। ये लेसन सबसे ज़्यादा ईजी लेसन होने की वजह से अपने क्या कर पा रहे हैं, इसको ज़्यादा थोड़ा ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि अपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना इस लेसन को। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपका सिलेबस नहीं हुआ इस लेसन का, इसलिए इसको ढंग से कर रहे हैं, ताकि इस लेसन के अंदर आपके कोई भी नंबर कैंसिल ना हो। इस लेसन के अंदर आपके कोई भी नंबर कैंसिल ना हो। 2-4 दिन के अंदर लेसन कर लेंगे, उसके बाद बहुत लेसन करने हैं जो अपने लोगों ने किए हैं, तो उनको फटाफट करेंगे। तो ये ईजी लेसन है, इसलिए इसको स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप साथ के साथ पढ़ते जाना, पीछे वाला कवर करते जाना। और पीछे अगर आपके पास कोई रिवीजन आपने अच्छा पढ़ लेते हो, उसके बाद टाइम बच जाता है, तो आप उसके बाद क्या करो, अपने जो खुद का है सॉलिड जैसे लेसन्स का, सॉल्यूशंस का, सरफेस केमिस्ट्री का, इनका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चैनल को क्या कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।